मैं डॉक्टर नागेश पांडे संजय आज परिक्रमा के बैनर तले हिंदी के एक महान साहित्यकार डॉक्टर गिरिजानंद तिगुनायत आकुल के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ। उनको नमन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए। वस्तुतः उनका कृतित्व तो इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी अभ्यर्चना सहज नहीं है, सरल नहीं है। जिन्होंने गद्य, पद्य और आलोचना की त्रिवेणी के माध्यम से हिंदी साहित्य को उपकृत किया है, हिंदी साहित्य को समलंकृत किया है, धन्य किया है हमारे जनपद शाहजहाँपुर को, जिसके वो मूल निवासी थे। अब वो प्रवासी हैं उस जगत के जहाँ कोई जा नहीं सकता, लेकिन कहते हैं कि यश काया सदैव विद्यमान रहती है। अपनी यश काया के रूप में डॉक्टर आकुल जी हमारे मध्य हैं। मैं उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूँ उनकी ही पंक्तियों के साथ। उन्होंने लिखा था अपने महाकाव्य मांतु वेद न कश्चन में, जग मुझको जान नहीं पाया, जग मुझको जान नहीं पाया, पहचान न पाया यह भूतल, पहचान न पाया यह भूतल, उद्धव इस दाहक ज्वाला से जल रहा काष्ठ था अंतरतल, जल रहा काष्ठ था अंतरतल। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये पंक्तियाँ श्री कृष्ण के संदर्भ में लिखी गई थीं, लेकिन वो डॉक्टर आकुल जी की ही आत्मा व्यक्ति हैं। उनको जानना बहुत कठिन है। उनके जानने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहनी चाहिए। ये वही प्रक्रिया है कि आज हम डॉक्टर आकुल का अभिज्ञान प्राप्त करें, उनके बारे में जानें। बहुत काम किया डॉक्टर आकुल जी ने, गद्य, पद्य और आलोचना, जैसा कि मैंने कहा, तीनों विधाओं में वो निष्णात थे। 1991 में उनकी पहली पुस्तक आई थी, पत्थरों का है शहर। ये गज़ल संग्रह था। ये ऐसा संग्रह था जिसने उस समय, तात्कालीन समय में, अपनी उपस्थिति से, अपनी छटा से, अपने वैभव से हिंदी साहित्य को चमत्कृत कर दिया था। क्योंकि गज़ल एक नए तेवर के साथ, एक नए रूप के साथ, एक नई भंगिमा के साथ उपस्थित हुई थी। समकालीन हस्ताक्षरों ने उनका भव्य स्वागत किया था। उन्होंने गीत संग्रह पंख नवजलजात के उसी वर्ष लिखा, फिर महाकाव्य सौमित्र, फिर पाषाणी खंड काव्य, उसके बाद अग्निशिखा, कुणाल, महाकाव्य जो की चर्चा मैं भी कर रहा था, मांतु वेद न कश्चन। विस्मयनीय उपन्यास भी उनका अद्भुत उपन्यास है, जिसके माध्यम से उन्होंने कैकेयी को एक नए रूप में स्थापित किया, प्रतिष्ठापित किया। चांद का झिगोला यानी कि बाल साहित्य भी लिखा उन्होंने। कहते भी हैं कि मानव का जो अखंड रूप है उसको ध्यान में रखकर लिखा जाना चाहिए। उन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कैशोर्य और प्रौढ़ावस्था, सभी अवस्थाओं के मानवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी लेखनी चलाई। और यही कारण है कि वो जन जन के मन में अमर हैं। उनकी कृति जिंदगी गाती तो है, बड़ी ही अद्भुत कृति है। असित चंद अवदात चंद्रिका ये सन 2000 में आई थी, और उसी वर्ष उनकी अंतिम कृति राधेय, जो कि खंड काव्य था, प्रकाशित हुई। यानी कि कह सकते हैं कि एक दशक की यात्रा में, 10 वर्ष की यात्रा में उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण कृतियाँ, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत संग्रह, गज़ल संग्रह लिखे। और अभी तो कितना उनका साहित्य अप्राप्य भी है और कहीं न कहीं अप्रकाशित भी है। उस पर भी चर्चा होना चाहिए, उसका भी अनुसंधान होना चाहिए। आज उसी अनुसंधान की प्रक्रिया के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। आइए उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं। और सर्वप्रथम हिंदी काव्य जगत के वरिष्ठ रचनाकार, जिन्होंने अपने गीतों से, अपने कुंवारे गीतों से हिंदी कविता को उपकृत किया है, ओम प्रकाश अडिग जी। आइए उनके विचारों को सुने, उनकी विचार सरणी से लाभान्वित हों। आकुल जी से मेरा परिचय बहुत छोटे पे हो गया था, क्योंकि मेरे सामने ही श्याम बिहारी के मकान में ये आ गए थे। क्योंकि बहुत कम लोग इस मोहल्ले में ऐसे लोग थे जो इस तरफ ध्यान देते थे, पढ़ाई की तरफ। आकुल जी बड़े प्रतिभावान व्यक्ति अपने जन्म से ही थे। वहाँ यहाँ के रूगंज में ही उन्होंने अपना एडमिशन कराया, मैं भी उसमें था। तो फिर साथ भी रहता था, बहुत आश्रम में, यहाँ के बाद आश्रम में गए। मैं इंटर के बाद आश्रम में गया, फिर साथ हुआ।
अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आकुल जी का नाम पता है। बाद में उनका जो शैक्षिक जो उत्थान हुआ उसमें फिर वो प्रोफेसर बन गए अपने आश्रम में, स्वामी जी की कृपा से। वहीं उनकी सारी पुस्तकें, सारे नाटक सब वहीं पर हुए हैं। आकुल जी जो उनके बड़े भाई थे, व्यासनंदन जी ही सबसे पहले गांव से यहाँ आए। उन्हीं के आश्रय से तो आकुल जी भी आए यहाँ। वो सब उनका उसका कारण ये था कि भाई वो तो एक गार्जियन तरीके से पिता की हैसियत से रहे और आकुल जी उनसे प्रभावित भी होते। डॉक्टर आकुल के साहित्य पर ओम प्रकाश अडिग जी के इस विचारों के उपरांत अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवियत्री श्रीमती सुभलता त्रिपाठी जी की ओर, जिन्होंने अपने मधुरिम स्वरों से उनके गीत सांझ सवेरे कुछ भी लिखना को क्या अंदाज के साथ प्रस्तुत किया है। हम उस संगीत की गंगा में अवगाहन करने के लिए आइए इस गीत की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं ये मनोहारी गीत। पंक्तियां निवेदित है। सांझ सवेरा कुछ भी लिखना, काली रात न लिखना तुम, नयनों का सावन जग जाए ऐसी बात न लिखना तुम। सांझ सवेरा कुछ भी लिखना, काली रात न लिखना तुम, नैनों का सावन जग जाए ऐसी बात न लिखना तुम। हमने दावा नल पी पी कर यह हरियाली सींची है, हमने दावा नल पी पी कर यह हरियाली सींची है, हमने दावा नल पी पी कर यह हरियाली सींची है। फूल फूल कुछ भी लिख देना, पीले पात न लिखना तुम, नैनों का सावन जग जाए ऐसी बात न लिखना तुम। है कागज के फूल भले ही लेकिन भ्रम तो पाले हैं, है कागज के फूल भले ही लेकिन भ्रम तो पाले हैं, है कागज के फूल भले ही लेकिन भ्रम तो पाले हैं। लू लिखना मल या नील लिखना, लू लिखना मल या नील लिखना, झंझावात न लिखना तुम, नैनों का सावन जग जाए ऐसी बात न लिखना तुम। और अगला बन निवेदित है। आँच मिली तो हिम के मोती पंछी बन उड़ जाएंगे, आँच मिली तो हिम के मोती पंछी बन उड़ जाएंगे, आँच मिली तो हिम के मोती पंछी बन उड़ जाएंगे। चांद सितारे कुछ भी लिखना, रवि अवदात न लिखना तुम, नैनों का सावन जग जाए ऐसी बात न लिखना तुम। अभी अभी नैनों के कोमल सपने थक कर सोए हैं, अभी अभी नैनों के कोमल सपने थक कर सोए हैं, अभी अभी नैनों के कोमल सपने थक कर सोए हैं। तम लिखना उजियारा लिखना, तम लिखना उजियारा लिखना, पर उत्पात न लिखना तुम, नैनों का सावन जग जाए ऐसी बात न लिखना तुम। सांझ सवेरा कुछ भी लिखना, काली रात न लिखना तुम, नैनों का सावन जग जाए ऐसी बात न लिखना तुम, ऐसी बात न लिखना तुम, ऐसी
ऐसी बात न लिखना तुम। डॉक्टर आफताब अख्तर शाहजहांपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अपने कृतित्व से उन्होंने इस जनपद को लाभान्वित किया है, प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। डॉक्टर अख्तर साहब डॉक्टर आकुल जी के कृतित्व के साक्षी हैं, उनके व्यक्तित्व के साक्षी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो अपने विचारों से डॉक्टर आकुल जी के अभिज्ञान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। गिरिजानंदन त्रिगुणाईत आकुल जी से मुलाकात हमारी सबसे पहले एसएस कॉलेज में हुई थी। एसएस कॉलेज में मैं दो लोग जो थे उनकी ड्यूटी लगती थी इम्तिहान के ज़माने में इन्विजिलेशन की। तो एक तो बेदार साहब होते थे और एक मैं होता था। दोनों को शायद इसलिए रखा गया था कि ये करीब हैं, आराम से रहेंगे। वहाँ मेरी मुलाकात आकुल जी से हुई, यानी आकुल जी से तो बाद में हुई, त्रिगुणाईत जी से पहले हुई। आकुल जी से मेरी मुलाकात ये अनामिका में हुई। वाजपेयी जी जो एक जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे और जो वहाँ पर बहादुरगढ़ सब्जी मंडी में रहते थे, तो हम लोगों ने मिल के बनाई थी। उसमें मुदगल जी थे, वो वाजपेयी जी थे, मैं था, दिनेश रस्तोगी थे और श्याम किशोर सेठ थे और कॉलेज के एम.आर. खान थे। ये सब लोग हुआ करते थे वहाँ पर। और एक साप्ताहिक वहाँ पर संगोष्ठी हुआ करती थी साहित्यिक। उसमें कवि अपनी कविताएं सुनाते थे और लेखक जो है अपना लेख सुनाते थे। उनके ऊपर डिस्कशन भी हुआ करता था। इसमें हृदय जी भी कभी कभी आया करते थे, आ जाते थे। हालांकि वही इस भीड़ भाड़ से बहुत घबराते थे हमारे हृदय जी। और तो वहाँ पर हमारी मुलाकात जो है वो आकुल जी से उसी जगह उस मीटिंग में हुई जो स्कूल बहादुर खां के मकबरे से जुड़ा हुआ स्कूल है। वहाँ पर इनके पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा था, यानी वो तरन्नुम भी उनका अच्छा था और जिस तरीके से उनका हाव भाव होता था सुनाने का वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। और आकुल जी जो थे वो जब गीत सुनाते थे तो जैसे कि आदमी डूब के नहीं, बिल्कुल डूबा हुआ हो उसके अंदर, वो इस तरीके से उसको सुनाते थे। तो जो गीत की खूबियाँ थी वो उनके तरन्नुम और पढ़ के अंदाज से दोबारा हो जाती थी। हमारे आकुल जी बहुत अच्छे इंसान भी थे, दोस्त भी थे और जो भी काम बीएड में हुआ करता था उनसे कहते थे, वो काम को मना नहीं करते थे, काम कर देते थे। तो दोस्ती इसी तरीके से बढ़ती चली गई और वो धीरे धीरे पोएट की हैसियत से इस्टेब्लिश होते चले गए और लोगों ने वो शाहजहांपुर के जो प्रथम श्रेणी के कवि थे उनमें उनका नाम आया। उनके कई संकलन भी आ चुके हैं। आकुल जी को उतनी शोहरत नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे, जिसकी उन्हें मिलना चाहिए थी। और ऐसे लोग शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए कि जो उनसे कमतर थे। नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन हकीकत ये है। तो आकुल जी भी असल में बहुत ही शाई नेचर के थे। वो ज़्यादा ये ताम झाम के कायल नहीं थे और न उन्हें शोहरत की कोई ललक थी कि साहब हम इतने मशहूर हो जाएं। वो बस अपने कविता करते थे और उसी में लगे रहते थे। ज़्यादातर वो गीत कहा करते थे और गीत के लिए
मेरे जहन में गीत का तसव्वुर ये है कि शायद उर्दू से जुड़ा हुआ है या लोकगीत का है कि गीत की भाषा वो होना चाहिए कि जो दूसरे आसानी से समझ सके। अगर भाषा, क्योंकि कविता का ताल्लुक दिमाग से नहीं, कविता का ताल्लुक दिल से है, हृदय से होता है। अब अगर हमें कविता समझने के लिए शब्दकोश की ज़रूरत पड़े तो वो कविता हमारे दिमाग से तो जुड़ सकती है, हमारे दिल से नहीं। कवि किसी शायर ने यह कहा है कि शायरी नाम है दिली जज्बात के इजहार का, शायरी नाम है दिली जज्बात के इजहार का, दिल अगर बेकार है शायरी बेकार है। तो आकुल के बारे में मेरे कोई घनिष्ठ ताल्लुकात जिसे कहते हैं वो नहीं थे। एक टीचर की हैसियत से, एक कॉलेज के वो थे, एक कॉलेज का मैं था, और दूसरे वो संगोष्ठी माया करते थे, तो एक साहित्यकार की हैसियत से हमारा उनका संबंध था। और ताल्लुकात का तो मतलब होता है कि रोज़ आना जाना मिलना ये सब होता है, ये सब नहीं साहब। और शायद वो पसंद भी नहीं करते थे आकुल जी ये सब चीज़ें, मिलना मिलाना इस तरह। तो अब ये है उसके अंदर कि आकुल जी के गीतों या जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उन पर पुनर्विचार किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए और उनको उस मकाम पर पहुंचाया जाए कि जिसके वो मुस्तहिक थे। आप अच्छा काम कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर काम भी कर रहे हैं और आकुल जी का अवार्ड भी दे रहे हैं, तो आपने एक अच्छे कवि को मुंतखब किया है कि वो दुनिया वालों के सामने अपने ज़ाती खूबियों और अपनी साहित्यिक खूबियों के साथ नुमायाँ हो और उनके करीब आए। धन्यवाद। आफ्ताब अख्तर साहब ने स्मृतियों के वातायनों से डॉक्टर आकुल के विराट व्यक्तित्व की झांकी प्रस्तुत की। आइए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जनपद के वरिष्ठ गीतकार कृष्णाधार मिश्र जी के विचार प्रश्नों से लाभान्वित होते हैं। गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल एक नाम है जिस नाम के सामने आते ही साहित्य प्रतिध्वनित होता है। साहित्य अपने तमाम रूपों में सामने उपस्थित होने लगता है। मेरा उनसे संबंध बहुत व्यक्तिगत था। मेरा उनसे संबंध आदर का ही नहीं, प्रेम का भी था। असल में वो ऐसे प्रेमी व्यक्ति थे कि उन्हें कोई भी देखेगा वो उनके प्रेम से आप प्लावित हुए नहीं रह सकता। उनके प्रेम का ही प्रभाव था। एक दिन अचानक दरवाज़ा खटका, मैंने दरवाज़ा खोला, आकुल जी उपस्थित थे। बड़ा आश्चर्य था क्योंकि सामान्य रूप से आकुल जी किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाते। बोले, मिश्रा जी पुआया चलना है। मैंने सोचा इस समय पुआया, शाम का करीब 5:30 बज चुका था। लेकिन आकुल जी का आग्रह आज्ञा की तरह मानना पड़ा। मैंने कहा कि आपसे मैं ये नहीं कहूँगा, पूछूंगा कि कारण। चलिए चलते हैं। 5 मिनट में तैयार हो गया, चल दिए, पुआया पहुँचे। एक विद्वान जहाँ भी उपस्थित है सारा वातावरण बदलता है, मनुष्य की सोच बदलती है, मनुष्य का रुझान बदलता है। यही कारण था कि उस बहुत सामान्य सी कवि गोष्ठी को आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि वो गोष्ठी तो आकुल जी ने ही सफल कर दी। जो कुछ सुनाना था सुनाया गया। चले तो मैं सोचने लगा कि अब आकुल जी के भोजन का प्रबंध कैसे होगा, क्योंकि समय बहुत हो गया था। तो एक सज्जन ने सुझाव दिया कि वहीं स्थानीय एक होटल में खाना खाया जाए। मैं सोचने लगा कि यह होटल तो आकुल जी के स्तर का नहीं है, परंतु आकुल जी का सरलपन
उन्होंने कतई किसी प्रकार का रुचि नहीं दिखाई और चले गए। भोजन हो गया। पहले बार मैंने महसूस किया, अनुभव किया कि आकुल जी के अंदर एक बहुत संवेदनशील कवि, लेखक, विचारक और दार्शनिक बैठा हुआ है। आज तक उनका वो सानिध्य जब तब इस स्मृति के रास्ते उतरता है और मुझे भिगो देता है प्रेम और आदर से। धन्यवाद। विचारों के उपरांत आइए फिर से हम बढ़ते हैं गीत की शरण की ओर, शरद राही जी की ओर, जिन्होंने डॉक्टर आकुल जी की एक बहुत ही प्यारी रचना दिल के हालात ना हर एक से यूं कहिए को प्रस्तुत किया है। आकुल जी ने लिखा भी है कि हर्ष से कुछ इस तरह अवसाद आकर मिल गया है, हंस नहीं पाते अधर हैं, रो नहीं पाते नयन हैं। वास्तव में दिल के हालातों को कहना और उनको बूझना दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शरद राही जी। दिल के हालात ना हर एक से यूं कहिए, दिल के हालात ना हर एक से यूं कहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए, पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए। कोई तिनका भी नहीं दूर सहारा जो बने, कोई तिनका भी नहीं दूर सहारा जो बने, कागजी नाव से नदिया में वृथा मत बहिए, कागजी नाव से नदिया में वृथा मत बहिए, पत्थरों का है शहर तो यहाँ चुप रहिए। सूर्य लाएगा सुबह बात का विश्वास नहीं, सूर्य लाएगा सुबह बात का विश्वास नहीं, अब तो बस छाँव अंधेरे की कहीं गए रहिए, अब तो बस छाँव अंधेरे की कहीं गए रहिए, पत्थरों का है शहर तो यहाँ चुप रहिए। रोज मर खप के बदा भीड़ का हिस्सा बनना, रोज मर खप के बदा भीड़ का हिस्सा बनना, इससे अच्छा है अकेले में कहीं खो रहिए, इससे अच्छा है अकेले में कहीं खो रहिए, पत्थरों का है शहर तो यहाँ चुप रहिए। आंधे घोड़ों की ये बग्गी है न चढ़ना बेहतर, अंधे घोड़ों की ये बग्गी है न चढ़ना बेहतर, कौन जाने कि कहाँ जा के रुकेंगे पहिए,
कौन जाने की कहाँ जाके रुकेंगे पहिए। दिल के हालात ना हर एक से यूं कहिए, दिल के हालात ना हर एक से न यूं कहिए। पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए। पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए। पत्थरों का है शहर आप यहाँ चुप रहिए। शरद राही जी के इस गीत के उपरांत आइए अब हम चर्चा करते हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर। कहते हैं कि अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति यथास में रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, यानी कि कवि एक ब्रह्मा की भांति होता है। डॉक्टर आकुल जी ने भी जो काव्य की सृष्टि की है, जो साहित्य की सर्जना की है, वो भी कुछ उसी कद की है, उसी हद की है, उस हद तक वो पहुँचे हैं। उस पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं शाहजहाँपुर जनपद के वरिष्ठतम कवि और गांधी पुस्तकालय के सचिव अजय गुप्त जी। आइए उनके विचारों से लाभान्वित हो। श्री गांधी पुस्तकालय में 1960 में आकुल जी से प्रारंभिक परिचय हुआ। पुस्तकालय में साहित्यिक संगोष्ठियां होती रहती थी। मैं उस समय कक्षा 7 का विद्यार्थी था। पढ़ने में और सुनने में रुचि थी, लिखने में रुचि नहीं थी। फिर ये परिचय प्रारंभिक दिन के प्रारंभ में जो आश्रम की तरफ टहलने जाना होता तो वहां इनकी कुटियानुमा आवास पर मिलना जुलना होता रहा। इस तरह से वो मिलना जुलना बढ़ता रहा और साहित्यिक बीज पनपते रहे। पुस्तकालय की गोष्ठियों में जैसे गीत गा रहे थे आकुल जी, आइए मन में नयन में प्राण में बस जाइए, भावना के क्षितिज पर बनकर व्यवहार छा जाइए। चुनरिया ओढ़ दी सजनी। आकुल जी जहां तक मैं समझता हूं आशावादी श्रृंगार के कवि थे। उनके जीवन की विशेष बातें थी कि जीवन व्यवहार में उनके बड़ी सहजता थी। मित्रों के साथ हमारी दुकान पर बैठ जाना, साहित्यिक परिचर्चा में भाग लेना और अपने घर पर बुलाने के लिए भी आग्रह करना। और हम लोग उनके घर जाते भी थे। दुकान पर भी गोष्ठियां होती रहती थी। राघवेंद्र मिश्र की गोष्ठियां होती रहती थी। त्रिपाठी जी, अरविंद जी वगैरह सब साथ होते थे। जैसा कि मैंने कहा कि आशावादी श्रृंगार के कवि थे। उन्होंने कहा, राह में दीप दुआओं के जलाओ तो सही, हम चले आएंगे खुदा बुलाओ तो सही। फूल का गंध से बेबाक बिछुड़ना कैसा, गीत में प्यार से गाओ तो सही। देश के आशावादी कवि आकुल जी। ये मुझे और एक गीत याद आता है, आंसुओं से ये धरा गीली न हो, प्यार की संभावना पीली न हो, स्नेह श्रम से सींच दें इस भूमि को, भावना की भूमि रेतीली न हो। और हम सब के लिए प्रोत्साहन के लिए आकुल जी हर समय तैयार रहते थे। हम लोग लिखते थे और ये बड़ी से बड़ी गोष्ठी में हम लोगों को ले जाके पढ़वाने का प्रयास करते थे। और जो अन्य गोष्ठियों में जैसे एसपी साहब के यहाँ गोष्ठी हुई, रघुवंशी एडीएम भी थे और दयानंद मिश्र एसपी थे, उनके यहाँ भी इन्होंने गोष्ठी की और हम लोगों को भी साथ ले गए। इनके पंख नभ जलजात के में पंख नभ जलजात के गीत संग्रह प्रकाशित हुआ।
नई शैली के गजल संग्रह पत्थरों का शहर, सौमित्र महाकाव्य और तमाम जो संग्रह छपे, या एक नई शैली का मुझे याद आता है, नगर पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब, एक ट्रैफिक हो चुका है जाम, आओ घर चलें अब, यहाँ की बिल्लियां एकादशी का व्रत नहीं रहती, ये बस्ती है बहुत बदनाम, आओ घर चलें अब। पत्थरों का है शहर, आप यहाँ चुप रहिए, दिल के हालात सी गैर से मत यूं कहिए। तरह से तमाम इतने गीत, इतनी पुस्तकें इन्होंने लिखी और कोई उन्हें अहंकार नहीं था, बड़ी सहजता से अन्य लोगों को प्रोत्साहन देते थे। इस तरह से उनका व्यक्तित्व तो बहुत विराट था और उनके बारे में अधिक कह पाना मेरे लिए संभव भी नहीं, कोई सामर्थ्यवान ही कह सकता है। विसंगतियों के शिकार रहे, बहुत समस्याएं भी रही, लेकिन आकुल जी का आशावादी संघर्ष का हमेशा जीवित रहा। संक्षेप में इतना ही था। जीवन अत्यंत रसमयी है, लेकिन इस रसमयता को बनाने की आवश्यकता है, जताने की आवश्यकता है, कहीं न कहीं अनुभूत करने की आवश्यकता है। डॉक्टर आकुल जी ने एक स्थान पर लिखा है कि मात्र विविधता से जग में बिखराव नहीं होता है, इन धनुष के रंगों में टकराव नहीं होता है। आज का ये आयोजन भी इन धनुषी आयोजन है। परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं और श्रीमती सुमन पाठक जी के स्वरों में सुनते हैं ये गीत, जीवन नीरस कहो न भैया, जीवन रस की धार है। बहुत ही प्यारा गीत, जिसे डॉक्टर आकुल जी जब सुनाते थे तो एक रसमयी वर्षा होती थी और सब उससे आप्लावित हो जाते थे। जीवन नीरस कहो न भैया। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मन कर रहा है कि डॉक्टर आकुल जी की एक रचना गुनगुनाऊं, और रचना ली गई है पंख नव जलजात के उनके काव्य संग्रह से। सुनिएगा कि जीवन नीरस कहो न भैया, जीवन रस की धार है, और धरती की जगती आँखों का ये सपना सुकुमार है। देखिए जीवन क्या है उनके शब्दों में, कि जीवन नहीं है आना जाना, जीवन है रम जाना, जीवन नहीं है आना जाना, जीवन है रम जाना। शर्मीले फूलों के मुख पर, शर्मीले फूलों के मुखड़ों में छिपकर मुस्काना, जीवन है सूरज की किरणों साभों पर बिछ जाना, और धरा का मैला आंचल सोने से धो जाना। जीवन है बहता मलयानिल, जीवन है बहता मलयानिल, वर्षा की बौछार है, जीवन नीरस नहीं है भैया, जीवन रस की धार है। कि छुआ पवन ने खुले अधर पर, छुआ पवन ने खुले अधर पर, कली एक मुस्काई, देख पास प्रियतम को अपने घूंघट में शर्माई, पूछा उससे जीवन क्या है, बोली वह मुस्काना। जाते 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 इस धरती को सौरभ से भर जाना, जो दिगंत फूलों से भर दे, जीवन वही बहार है, जो दिगंत फूलों से भर दे, जीवन वही बहार है, जीवन नीरस कहो न भैया, जीवन रस की धार है। डॉक्टर आकुल जी कवि हृदय भी थे, गद्यकार भी थे और शिक्षाविद भी थे। वे स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय में वरिष्ठ प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष और अंतोगत्वा
रुहेलखंड विश्वविद्यालय के डीन के रूप में भी उन्होंने अपनी शैक्षिक सेवाएं दी। एक तरह से कहें कि अनेकानेक शूर्यों का निर्माण किया उन्होंने, जो अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशवंत कर रहे हैं। उनके अनेकानेक विद्यार्थी हैं जिनका अद्वितीय अवदान इस शिक्षा जगत को प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हुआ है। ऐसे ही उनके एक सुयोग्य विद्यार्थी केशव चंद्र मिश्र जी, जो कि शाहजहाँपुर जनपद के अग्रगण्य हस्ताक्षर के रूप में चर्चित हैं, अभ्यर्चित हैं, मैं उनसे डॉक्टर आकुल जी के कृतित्व के संदर्भ में विचार प्रसूनों को प्रस्तुत करने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं श्री गिरिजानंद त्रिगुणायत आकुल का बड़ा ही भावपूर्ण स्मरण कर रहा हूँ और उनके प्रति श्रद्धावनत होकर के उनको नमन करता हूँ। वो हमारे आदर्श थे और उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए वो कम है। शब्द उनकी प्रशंसा में, उनके संबंध में कहने में शब्द बौने पड़ जाते हैं। वो एक उत्कृष्ट कोटि के शिक्षक थे, महान साहित्यकार थे, उदार और बड़े अनुरागी प्रकृति के थे। शिष्यों के प्रति उनका समर्पण, उनकी शिक्षा की शैली, उनका व्यवहार जब स्मरण आता है तो मन श्रद्धावनत होने के लिए विवश हो जाता है। वास्तव में जिस क्षेत्र की बात कहें, उस क्षेत्र में वो अग्रणी थे। हमारे बड़े भाई साहब के साथ सहपाठी रहे, इसलिए वो हमको अपने अनुज की तरह स्नेह देते थे और हमारा चरित्र या हमें जो कुछ थोड़ी बहुत योग्यता आई है वो उन्हीं की देन है। साहित्यिक क्षेत्र की अगर बात कहें तो यूँ तो ये धरती, शाहजहाँपुर की धरती जो है वो अनेक कवियों को जन्म देने वाली रही है। राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर राज बहादुर बिकल, विद्रोही और अनेक नाम हैं जिनको लिया जा सकता है। लेकिन वास्तव में अगर साहित्य सृजन की बात हो, जो वास्तविक साहित्य है, वो केवल गिरिजानंद त्रिगुणायत के ही लेखन में प्रकट होता है। मैं उनके साहित्य को पढ़ कर के बहुत बहुत आनंदित होता हूँ और लगभग उनकी सभी पुस्तकें हमारे पास संग्रहित हैं। अवसर मिलने पर मैं उनका अध्ययन करता हूँ और आनंदित होता हूँ। मुझे लगता है कि वो अब भी हमारे बीच रह कर के हमको प्रेरणा दे रहे हैं। उनका साहित्य में विशेषता है कि उन्होंने परंपरा से हटकर अपनी मौलिकता से जो साहित्य का सृजन किया है, उससे पाठकों को केवल आनंद ही नहीं, एक नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। वास्तव में वैसे तो कभी प्रचार के वो नहीं रहे, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कभी अपने को बढ़ा चढ़ाकर समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा से परिचित नहीं हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमें उनकी निकटता का बहुत अवसर मिला। पहले शिष्य के रूप में, फिर जब मैं शिक्षक हुआ तब फिर प्रधानाचार्य के रूप में उनका आशीर्वाद, उनका संबल, उनका परामर्श हमें हमारा मार्गदर्शन करता रहा। और बराबर जब उन्हें समय मिलता था तो वो मेरे पास आ जाते थे, बैठते थे और मुझे जब समय मिलता था तब मैं उनके पास चला जाता था और उससे एक नई ऊर्जा हमारे अंदर होती थी। प्रेम इतना सघन कि उसका वर्णन करना कठिन है। एक उदाहरण से, मैं एक दिन
उनके आवास पर पहुंच गया। उस दिन उन्हें अपनी पुत्र वधू का चयन करना था। लड़की वाले लड़की लेकर के स्वयं आए थे। अंदर वो कार्यक्रम चल रहा था, मैं बैठक में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उस बेटी को यहाँ लाओ, जब ये उसका अनुमोदन करेंगे तभी हम रिश्ता तय करेंगे। तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू के चयन में हमें इतना सम्मान दिया, वो उससे मैं अभिभूत हूँ। दुख का विषय है कि जैसा एक कहावत भी है कि whom God's love young die, जिनको परमात्मा प्रेम करता है वो अल्पायु होते हैं। तो अल्पायु में ही वो हमको छोड़कर चले गए, लेकिन उनका कृतित्व सदियों तक हम सबको प्रेरित करता रहेगा और साहित्य जगत में उनका नाम बड़े बड़े कवियों के मध्य गूंजता रहेगा। मैं उनको सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कवि प्रवर तुलसीदास जी ने लिखा है कि केशव कह न जाए क्या कहिए। वास्तव में डॉक्टर आकुल जी के कृतित्व के बारे में भी जितना कहा जाए वो कम है। ये सूर्य को दीपक दिखाने की प्रक्रिया है। मैं भी उनका विद्यार्थी रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आज उनके कृतित्व को लेकर कुछ अनुष्ठान पूर्वक यह आयोजन संलग्न करने में अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा हूँ, यह मेरा सौभाग्य भी है। मुझे उनकी पंक्तियाँ याद आती हैं। उन्होंने लिखा था कि पक्षपातों के घिनौने इस शहर में, पक्षपातों के घिनौने इस शहर में, चयन के सिद्धांत भी अनुपम बने हैं। श्रेष्ठता का पदक उनको ही मिला है, हाथ जिनके कलुष कीचड़ में सने हैं, हाथ जिनके कलुष कीचड़ में सने हैं। लेकिन डॉक्टर आकुल जी ने कभी भी अनीति को स्वीकार नहीं किया, अन्याय को स्वीकार नहीं किया। हमेशा प्रतिकार भाव से, संघर्ष के भाव से और संघर्ष के पराकाष्ठा से युक्त रूप को स्वीकार करके उन्होंने ये भी कहा था कि जीवन में सुख पाया तुमने, दुख भी तो स्वीकार करो। फूलों को दुलराया तुमने, फूलों को दुलराया तुमने, कांटों से भी प्यार करो, कांटों से भी प्यार करो। फूल और सूल दोनों में समदर्शी भाव रखने वाले डॉक्टर आकुल जी की एक और रचना शंखनादों का समय है। इसको सुनते हैं अमिता पांडे जी के सुमधुर स्वर में और आनंद लेते हैं। शंखनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यही विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। शंखनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यही विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। चुप हुए यदि तो तुम्हारी अस्मिता खो जाएगी, चुप हुए यदि तो तुम्हारी अस्मिता खो जाएगी। यही निनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यही निनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। शंखनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यही विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। है धरा के साम्य पर वैषम्य की टेढ़ी नजर, है धरा के साम्य पर वैषम्य की टेढ़ी नजर। आर्तनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, आर्तनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। शंखनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यही विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। आ रही है पंख मलने शीश पर दूषित हवा, आ रही है पंख मलने शीश पर दूषित हवा। यह प्रवादों का समय है, चुप न
बैठो दोस्तों, यह प्रभातों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। शंखनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यह विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। चुप रहे तो एक तरफा फैसला हो जाएगा, चुप रहे तो एक तरफा फैसला हो जाएगा। कुटिल वादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, कुटिल वादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। शंखनादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यह विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यह विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों, यह विवादों का समय है, चुप न बैठो दोस्तों। एक अमिता जी के पश्चात आइए बढ़ते हैं एक विशिष्ट कवि की ओर, हरेंद्र द्विवेदी जलद जी, जो कि शाहजहाँपुर जनपद के वरेण्य कवि हैं। अपनी रचनाओं से उन्होंने शाहजहाँपुर की प्रतिष्ठा को इस देश में निरूपित किया है। डॉक्टर आकुल जी वास्तव में भावयित्री और कार्ययित्री दोनों ही प्रतिभाओं से समर्थ थे। यही कारण था कि वो लेखक भी थे, आलोचक भी थे, शोधकार भी थे। उनके गवेषणात्मक रूप की भी जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। मैं जलद जी से आइए आग्रह करता हूँ कि वो डॉक्टर आकुल जी के कृतित्व पर अपने विचार प्रसूनों को प्रस्तुत करें। किसी विषय में पारंगत होना न होना एक अलग बात है, और डॉक्टर हो जाना इस शहर में नहीं पूरे देश में फैशन सा हो गया है। लेकिन डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत, जो केवल डॉक्टर आकुल के नाम से जाने जाते रहे, उनकी पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम उनको, उनके चिंतन को, उनके कृतित्व को, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रणाम करते हुए पहले तो मैं इस जन्मदिन पर मैं उनको, उनकी पुण्यतिथि पर उनको सादर प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर आकुल डॉक्टर कहे जाते हैं, वो डॉक्टर बनाते थे, डॉक्टर नहीं थे। मेरे पास बिना किसी डिग्री के उन्हें मुझे डॉक्टर से ऊपर बना दिया। तो ऐसे व्यक्ति नहीं, उनको व्यक्ति कहना उनके व्यक्तित्व का मैं अपमान तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत कम है। वो व्यक्ति नहीं थे। अगर व्यक्ति होते तो हम जैसे नराधमों के बीच में आज भी किसी प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते। मैंने अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो व्यक्ति नहीं, वो महामानव भी कहने में मुझे संकोच लग रहा है। वे कुछ बड़े ही दिव्य प्रकार की आत्मा थे, और हम जैसे लोगों के बीच कितना रह लिए, ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। और मैं उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और बार बार उनका सम्मुख ना होते हुए भी अपने मन से अभिनंदन करता हूँ। ना कोई शाल है, ना पुष्प है, जो कुछ है अंतस्थल से निकलकर सारा कुछ उनको समर्पित करते हैं। उनको फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर आकुल जी ने कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा एक नई दृष्टि के साथ सृष्टि को स्वीकार किया। उनकी बड़ी प्यारी रचना है, गगन बन बहरूपिया छलने लगा है, आइए अब दूसरा आकाश ढूंढें, यह भवन देशाग्नि से जलने लगा है, आइए अब दूसरा आवास ढूंढें, इन हवाओं में जहर सा घुल गया है, आइए अब दूसरा वो आकाश ढूंढें, आइए अब दूसरा वो आकाश ढूंढें। नए नए स्वप्न संजोना, ये डॉक्टर आकुल जी की पहचान थी। उसी पहचान को अपने स्वरों से समलंकृत किया है भाई मनोज कृष्ण जी ने। कुछ नए से स्वप्न, एक बड़ी ही प्यारी रचना जो कि जिंदगी गाती तो है, पुस्तक से ली गई है। आइए इसको सुनते हैं। कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए, कुछ नए से
स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए, प्यार का नव गीत हूँ मैं, प्यार का नव गीत हूँ मैं, गुनगुना कर देखिए कुछ नए से सपने। बांसुरी हूँ सप्त स्वर में, गा उठूंगा झूम कर। बांसुरी हूँ सप्त स्वर में, गा उठूंगा झूम कर। होठ से अपने हमें पल भर लगा कर देखिए, होठ से अपने हमें पल भर लगा कर देखिए कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। दुति तरंगों से अचंचल प्राण सर भर जाएगा, दुति तरंगों से अचंचल प्राण सर भर जाएगा। नैन जल तल पल किरण की, नैन जल तल पर किरण सी झिलमिला कर देखिए, नैन जल तल पर किरण सी झिलमिला कर देखिए कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। किस तरह इतिहास बनती है यहाँ कोई कथा, किस तरह इतिहास बनती है यहाँ कोई कथा। एक पल पल के उठाकर, एक पल पल के उठाकर फिर झुका कर देखिए, एक पल पल के उठाकर फिर झुका कर देखिए कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। मूक सन्नाटा मुखर संलाप में ढल जाएगा, मूक सन्नाटा मुखर संलाप में ढल जाएगा, मूक सन्नाटा मुखर संलाप में ढल जाएगा। बंद घर के द्वार की, बंद घर के द्वार की सांकल बजा कर देखिए, बंद घर के द्वार की सांकल बजा कर देखिए। प्यार का नव गीत हूँ मैं, गुनगुना कर देखिए कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए। किस तरह फटता यहाँ है धैर्य का ज्वालामुखी, किस तरह फटता यहाँ है धैर्य का ज्वालामुखी। ढेर में बारूद के, हाँ ढेर में बारूद के माचिस लगा कर देखिए, ढेर में बारूद के माचिस लगा कर देखिए। प्यार का नवगीत हूँ मैं, गुनगुना कर देखिए कुछ नए से स्वप्न नैनों में बसा कर देखिए कुछ नए से स्वप्न। मनोज जी के उपरांत आइए अब हम बढ़ते हैं पंकज मिश्र अटल जी की ओर, जो कि शाहजहाँपुर जनपद के विशिष्टतम कवि हैं। गद्य और पद्य के साथ साथ साक्षात्कार विधा में भी उनका अनुपमेय प्रदेय है। संप्रति वे प्रवासी हैं, असम में रहकर शाहजहाँपुर की ख्याति का परचम लहरा रहे हैं। मैं उनके माध्यम से डॉक्टर आकुल जी के कृतित्व की ये जो परिक्रमा चल रही है,
उस यात्रा का सहभागी आप सबको बनाना चाहता हूँ। आइए सुनते हैं पंकज जी के विचार। मैं पंकज मिश्र अटल डॉक्टर गिरिजानंदन त्रिगुणायत आकुल जी के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हीं के जनपद से हूँ और हिंदी साहित्य में मेरी भी अभिरुचि है, मैं भी लिखता हूँ और ये लिखने की प्रेरणा और लिखने का संसर्ग डॉक्टर आकुल जी के सानिध्य में रह कर के ही शुरुआत हुई। मैं ये कहूँगा कि उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मुझे लिखने की ओर प्रेरित भी किया। मैं उनका छात्र भी रहा हूँ, अन्य पृष्ठभूमियों से भी मेरा जुड़ाव रहा है। तो इसके साथ साथ मैं डॉक्टर आकुल के लेखन पर थोड़ा सा कुछ अपना विचार जो मेरी अनुभूतिगत है, मेरी अनुभूतियों में है, मैंने उनके लेखन को निकट से महसूस किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर आकुल एक प्रोग्रेसिव रचनाकार थे। अधिकांशतः लोगों की ये मानसिकता है कि यदि कोई छंदोबद्ध रचना लिख रहा है तो वो परंपरावादी हुआ, कोई मुक्त छंद में लिख रहा है या तुकांत लिख रहा है तो वो अपरंपरावादी हुआ। लेकिन नहीं, डॉक्टर आकुल की रचनाओं का जो कलेवर है वो तो निश्चित तौर पर परंपरावादी छंदों का है, लेकिन डॉक्टर आकुल ने जो भी लिखा वो अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए, उसका विवेचन किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं समाज को नई दिशा देता है, समाज को नए आयाम प्रदान करता है, नई हाइट्स प्रदान करता है। जैसे उनके जितने भी ग्रंथ हैं, सौमित्र से लेकर के और पाषाणी तक, आम्रपाली को देखिए या विश्वपायनी को देखिए, वो सारे ग्रंथ कहीं ना कहीं नारी जागरण, नारी सशक्तिकरण की भूमिका में अपना बहुत बड़ा हाथ रखते हैं, बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आज जो समाज में विसंगति नज़र आती है, जो समाज में जातिवाद का दंश लोगों को आक्रांत किए हुए है, कहीं ना कहीं समाज को तोड़ रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों को भी डॉक्टर आकुल की रचनाओं ने मरहम का काम किया। उन चीज़ों पर भी डॉक्टर आकुल की रचनाएं जो हैं मरहम लगाती हैं। जैसे राधे को जहाँ तक एक सामाजिक विसंगति और विद्रूपता के रूप में महसूस किया जाता है, इतिहास हमारा उनको अलग रूप में मूल्यांकित करता है, लेकिन डॉक्टर आकुल ने इतिहास से बिल्कुल पलट करके विपरीत दिशा में वो चिंतन समाज के सामने उतारा अपनी रचना के माध्यम से कि कर्ण को एक नया रूप दे दिया, कर्ण के प्रति धारणा परिवर्तित कर दी, कैकेयी के प्रति धारणा परिवर्तित कर दी, आम्रपाली के प्रति विचारधारा को बदल दिया, सोचने को मजबूर कर दिया। यही नहीं, उन्होंने अपनी गीत और गज़लों के माध्यम से भी एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार किया जो हिंदी साहित्य को एक मानक रूप प्रदान करता है। डॉक्टर आकुल से के दौर में बहुत से गज़लकार थे जो एक ठहराव के साथ लिख रहे थे, एक निश्चित पैमाने पर लिख रहे थे, एक निश्चित तरीके से लिख रहे थे। अगर हम उनको माने तो अधिकांशतः उसमें उर्दू गज़ल की कॉपी कर रहे थे, वही उनका कथानक था, वही शिल्प था। लेकिन डॉक्टर आकुल की जब हम गज़लें पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसमें आज के दौर की विकृतियों को उभारा है। उन्होंने बड़े ही सुंदर, जिसे कहते हैं मार्वलस पोएट्री अगर हम कहें तो डॉक्टर आकुल की पोएट्री को मार्वलस कहेंगे। और गीत से गज़ल तक की जो उनकी यात्रा है वो एक तरीके से रिफाइंड लिटरेचर की श्रेणी में रखने योग्य है, यानी उसमें कहीं पर भी इफ़ एंड बट की ज़रूरत नहीं है। और वो निश्चित तौर पे हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित होती है, चाहे वो पंख नभ जलजात के हों या फिर उनके अन्य पुस्तकें हों गीत गज़ल से संबंधित, उनको उनमें महसूस कर सकते हैं। और अंततः आते आते मैं एक बात और कहूँगा कि डॉक्टर आकुल के अंदर एक शिशु था जो कहीं बहुत दिनों से सो रहा था और चांद के झिंगोले के रूप में वो जागा। ये कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने बाल साहित्य में भी अपनी कलम चलाई, बाल कविताएं बड़ी ही सुंदर लिखी। मैं जब पढ़ता था तो वो कभी कभी अपनी बाल रचनाएं सुनाते थे और कहते थे कि अरे मनोविज्ञान को किताबों में मत पढ़ो, मनोविज्ञान को मन से पढ़ो, बच्चों में महसूस करो, मनोविज्ञान तभी सार्थक है। और ये बात उनकी इस पुस्तक में साफ झलकती है। बच्चों के लिए प्रेरक कविताएं लिखी उन्होंने, बच्चों के लिए वो कविताएं लिखी जो बच्चों को ग्राह्य हैं, बच्चों के स्तर पे उतर के लिखा। चांद के झंगोला पुस्तक जो है उसको आप अगर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो
किस धरातल पर लिखी गई पुस्तक है और कितनी उच्च कोटि की पुस्तक है। बाल कविताएं तो आज भी लिखी जा रही हैं, बहुत सारे बाल कविताएं लिखते हैं, मैं भी बाल कविता लिखता हूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि बाल कविता लिखना सबसे कठिन काम है और इस कठिन काम को, एक चुनौती भरे कार्य को डॉक्टर आकुल ने उस उम्र में कर दिखाया जिस उम्र में अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि कोई रचनाकार और इतना परिपक्व रचनाकार इस सहज भाव से और सरल मन हो करके बाल कविता लिखेगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर आकुल को लोग मुख्यतः एक कवि के रूप में मानते हैं, एक गीतकार के रूप में मानते हैं, एक गज़ल लिखने वाले के रूप में मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े महाकाव्य लिखे, ग्रंथ लिखे, लेकिन किसी को ये नहीं शायद पता है कि डॉक्टर आकुल उतने ही मैच्योर और सफल गद्यकार भी थे। मैंने एक जगह पे और जिक्र भी किया है कि डॉक्टर आकुल ने राम वृक्ष बेनीपुरी जी के ऊपर बहुत अच्छा समीक्षात्मक ग्रंथ लिखा है, लेकिन शायद अभी तक वो अप्रकाश्य है और मैं कामना करता हूँ कि निश्चित तौर पर वो आएगा और वो प्रकाशित होगा। मैं गद्य के संदर्भ में जो चर्चा कर रहा था डॉक्टर आकुल की, कि उन्होंने गद्य के संदर्भ में भी काम किया और लोगों का मैं ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर आकुल केवल एक कवि तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर आकुल ने समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे जिनमें मैंने जिक्र किया, फिर से बताना चाहता हूँ, डॉक्टर राम वृक्ष बेनीपुरी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यही नहीं, उन्होंने रंग कर्म के क्षेत्र में भी अपना अतुलनीय योगदान दिया है। कई नाटकों को उन्होंने लिखा है, कई काव्य रूपकों को लिखा है जिनमें कुणाल है ये, और उसके अलावा एक जयचंद के ऊपर है आसिफ चंद्रिका। इसमें संयोगिता के बारे में और उस सबका जिक्र है जो किसी पुराने मिथक को तोड़ता है और किसी एक सत्य का उद्घाटन करता है, और इस तरीके से उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, कि उन्होंने अपने अध्ययन काल के दौरान भी इस जनपद में बहुत सारे नाटकों को स्वयं उन्होंने खेला है। उन्होंने लिखे भी हैं, उनके संवाद भी लिखे हैं, उनकी पटकथा भी लिखी है और उन्होंने स्वयं मंचन भी किया है, अभिनय भी किया है उन्होंने। तो डॉक्टर आकुल का रंग कर्म, कविता और गद्य पे समानांतर अधिकार था और कहीं ना कहीं वो मेरे मार्गदर्शक रहे, मेरे प्रेरक रहे। आज भी मेरे अंतर्मन में उनका वही स्थान है और मैं बहुत अभाव महसूस करता हूँ कि काश आज वो होते तो साहित्य उन किन ऊंचाइयों पर पहुंचाने की चेष्टा करते और साहित्य को कहां तक ले जाते, लेकिन उनको उस अधूरे कार्य को, उनके रंग कर्म की भावना को, उनके काव्य लेखन की भावना को शाहजहाँपुर उसी तरीके से आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। कहीं ना कहीं हम लोगों के पीछे जो प्रेरक शक्ति है वो डॉक्टर आकुल के रूप में आज भी मौजूद है और जनपद के रचनाकारों को सदैव प्रेरित करती है। धन्यवाद। डॉक्टर आकुल जी के प्राकट्य उत्सव के संदर्भ में इन धनुषी अनुष्ठान आज आहूत हुआ है, उसकी अंतिम कड़ी की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि डॉक्टर आकुल जी की प्रतिभा, जो कि नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा थी, मैंने कहा भी कि भावयत्री और कार्यत्री दोनों ही प्रतिभाओं से संपन्न होना सहज नहीं होता है। उस प्रतिभा को लेकर जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है, अवर्णनीय है। आकुल जी ने वैसे भी दो धाराओं को एक साथ मिलाकर चलने का प्रयास किया है। उनकी पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, इस तरह अंतर जगत में साथ में चलते रहे हम, इस तरह अंतर जगत में साथ में चलते रहे हम, दूर भी तो रह न पाए पास आ पाए नहीं, इस तरह से भावना के बेग में बहते रहे हम, मौन भी तो रह न पाए बात कह पाए नहीं, बात कह पाए नहीं। आकुल जी की बातों को समझने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हृदय चाहिए, मन चाहिए। उस मन की यात्रा की ओर बढ़ते हैं और डॉक्टर प्रतिभा सक्सेना जी के स्वरों में सुनते हैं एक बहुत ही प्यारी गज़ल, बहुत ही चर्चित गज़ल, गगन पर घिर गई है शाम, आओ घर चलें अब, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब, गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब, कि ट्रैफिक हो गया है जाम, आओ घर चलें अब, कि ट्रैफिक हो गया है जाम, आओ घर चलें अब, गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। बता मॉडर्न कल्चर तुम
हमें जिस दौर ले आई, बता मॉडर्न कल्चर तुम हमें जिस दौर ले आई। ये बस्ती है बहुत बदनाम, आओ घर चलें अब। ये बस्ती है बहुत बदनाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। यहाँ सामान्य जन की बात करना ये निरर्थक है, यहाँ सामान्य जन की बात करना ये निरर्थक है। यहाँ मारे गए गुलफाम, आओ घर चलें अब। यहाँ मारे गए गुलफाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। लगा करने में प्लेटे जो यहाँ पर रात में सोए, लगा करने में प्लेटे जो यहाँ पर रात में सोए। सुबह बू हो गए गुमनाम, आओ घर चलें अब। सुबह बू हो गए गुमनाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। यहाँ की बिल्लियाँ एकादशी का व्रत न रख पाई, यहाँ की बिल्लियाँ एकादशी का व्रत न रख पाई। हुई सब कोशिशें नाकाम, आओ घर चलें अब। हुई सब कोशिशें नाकाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। यहाँ प्रारंभ है पूजा, समर्पण और अभिनंदन। यहाँ प्रारंभ है पूजा, समर्पण और अभिनंदन। मगर अच्छा नहीं परिणाम, आओ घर चलें अब। मगर अच्छा नहीं परिणाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। कि ट्रैफिक हो गया है जाम, आओ घर चलें अब। कि ट्रैफिक हो गया है जाम, आओ घर चलें अब। गगन पर घिर रही है शाम, आओ घर चलें अब। आओ घर चलें अब, आओ घर चलें अब। डॉक्टर आकुल जी जैसे रचनाकार इस संसार में बार बार नहीं आते हैं। डॉक्टर आकुल जी यद्यपि अपनी पार्थिव काया के रूप में भले ही हमारे मध्य नहीं हैं, लेकिन उनकी यश काया यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। अपनी यश काया के माध्यम से वो सदैव हमारे मध्य में रहेंगे। मुझे कबीरदास जी याद आते हैं जिन्होंने लिखा था कि उठते कोउन आब ही, उठते कोउन आब ही, जासे पूछूं धाय। इससे ही सब जात हैं, भार लदाए लदाए, भार लदाए लदाए। जिस चीज़ को कबीर साथ समझ नहीं पाए, हम लोग क्या समझ पाएंगे। लेकिन डॉक्टर आकुल की उस यास्काया की उपस्थिति को अवश्य हम अनुभूति कर रहे हैं। उनके 84वें जन्म दिवस के अवसर पर आज ये जो परिक्रमा, साहित्यिक परिक्रमा हम लोगों ने की, मैं समझता हूँ उससे अवश्य ही आपको आह्लाद प्राप्त हुआ होगा, आनंद प्राप्त हुआ होगा। मैं उनकी ही पंक्तियों के माध्यम से इस आयोजन का उद्यापन करना चाहता हूँ। लिखा था डॉक्टर आकुल जी ने, हैं उसी के हित बिछे पथ पर नयन, हैं उसी के हित बिछे पथ पर नयन, लौट कर जो फिर कभी आता नहीं, लौट कर जो फिर कभी आता नहीं। हमारे नयन भी डॉक्टर आकुल जी की बाट जो हो रहे हैं उस पथ को निहार रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि वो पुनः नहीं आने वाले, लेकिन वो आएंगे अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के वाताश के माध्यम से। और निसंदेह हम सभी के मन को सुवासित करते रहेंगे, हम सभी की आत्मा को पुलकित करते रहेंगे, हम सभी के मन को झंकृत करते रहेंगे, समलंकृत करते रहेंगे। इस अनुष्ठान के उद्यापन पर
डॉक्टर आकुल जी की स्मृति को बारंबार नमन, बारंबार उनका अभिनंदन और बारंबार उनकी अद्वितीय प्रतिभा का अभ्यर्चन। बहुत बहुत धन्यवाद। इस साहित्यिक परिक्रमा के साक्षी रहे आप सभी विद्वज्जनों को अपना हार्दिक प्रणाम संप्रेषित करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर आकुल जी को, माँ बीणा पाणी को, जिनकी कृपा से आज का ये आयोजन आहूत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.